प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि रणविजय रानी की सराय से निकलकर तांगे में बैठ जाता है और रत्नागढ़ की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन वह बुढ़िया उसे वहां जाने से मना करती है। रणविजय को जो चिट्ठी मिलती है उसमें लिखा होता है कि उसे शाही बग्घी काली घाटी पर मिलेगी। तांगे वाला उसे काली घाटी के पास ले जाता है, जहां पर दोनों शाही बग्घी का इंतजार करते हैं। शाही बग्घी वहां से निकलकर रत्नागढ़ की ओर चलने लगती है। चलते चलते आधी रात से भी ज्यादा वक्त बीत जाता है और रणविजय का डर बढ़ने लगता है। अब आगे शाही बग्घी वाला घोड़ों को तेज रफ्तार से दौड़ाए जा रहा था कि अचानक भेड़ियों की नजदीक से आती आवाज के कारण घोड़े एकदम से रुक जाते हैं। आखिर क्या हुआ है? तुम्हें धीमे नहीं चला सकते बग्घी? जान निकाल दी थी मेरी। रणविजय ने बग्घी वाले से कहा। जान का क्या है साहब, अभी है अभी को नहीं। बग्घी वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या जान कभी भी जा सकती है, पर मैं इन भेड़ियों को खाना नहीं बनना चाहता। रणविजय ने घबराते हुए बग्घी वाले से कहा। जाने रणविजय की बातों का बग्घी वाले पर असर हुआ था या नहीं, पर वह घोड़ों के पास जाकर उन्हें पुचकारने लगा। मेरे बच्चों, कुछ ना होवे तमें कुछ ना, मैं हूं ना थारे साथ, आराम से चलो। उसके पुचकारने का घोड़ों पर जादू सा असर हुआ और वो आराम से चलने लगे। तभी एक अजीब सी खड़खड़ाने की सी आवाज सुनाई दी और रणविजय ने देखा कि वो बग्घी वाला बार बार अपने दाएं बाएं देख रहा है। क्या देख रहा है ये नीली से रोशनी कैसी चमक रही है यहाँ, और ये अजीब सी खड़बड़ाहट की आवाज में इन्हीं से आ रही लगती है। शायद इन्हीं को ढूंढ रहा था यह बग्घी वाला। रणविजय मन ही मन खुद से बात कर रहा था। तभी बग्घी वाला बग्घी से उतरकर एक दिशा में जाने लगा। ऐ कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? रणविजय ने चिल्लाकर बग्घी वाले से कहा। हे भगवान, यह कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? भेड़िए पास आते जा रहे हैं, क्या करूं? रणविजय खुद से ही बात किए जा रहा था। तभी एक भेड़िया बग्घी के पास आ जाता है और रणविजय को देखकर गुर्राने लगता है। रणविजय यह देखकर बुरी तरह डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है, हे हटो, भागो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये तो पास आते ही जा रहे हैं। बग्घी वाले कहाँ मर गए? हे भगवान, ये कहाँ मर गया मुझे भेड़ियों के आगे छोड़कर? रणविजय खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया। तभी वह बग्घी वाला जिस तेजी से गया था उसी तेजी से वापस लौट आया और चुपचाप कोच पर सवार हुआ और घोड़ों के हाँक लगाई और घोड़े फिर चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहाँ चले गए थे? मैंने पूछा। मुझे इन भेड़ियों की दया पर छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? रणविजय ने बग्घी वाले से पूछा। लेकिन बग्घी वाले ने रणविजय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मुझे इस तरह छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं देते तुम? रणविजय ने बग्घी वाले से फिर पूछा। रणविजय बग्घी वाले के सामने बेबस था, क्योंकि वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। रणविजय बेबस इसलिए भी था कि बग्घी वाला कुछ भी कर सकता था उसकी एक भी बात का जवाब दिए बिना। उसके बाद वह नीली रोशनी कई बार दिखाई दी और हर बार बग्घी वाला उतरकर उस नीले रोशनी के पास जाता है और उसके मेचांदे चारों ओर पत्थर के टुकड़े रखकर एक घेरा सा बनाता और वापस लौट आता है और इस प्रकार दर्शाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार तो जो हुआ उसने रणविजय को चक्कर में डाल दिया। एक नीली सी रोशनी पास में देखी, बहुत पास में। हर बार की तरह वह बग्घी वाला उस रोशनी के पास गया तो रणविजय ने साफ साफ देखा कि वो बग्घी वाले के आर पार चमक रही थी, जैसे बग्घी वाला वहां था ही नहीं। ये चक्कर क्या है? ये किस जगह पर गया हूं मैं? रणविजय मन ही मन में बोला और हर बार की तरह वह बग्घी वाला चुपचाप वापस आकर बग्घी को आगे की ओर हाँकने लगा और बग्घी पुनः चल पड़ी। ए भाई, एक बात तो बता दो, हम रत्नागढ़ कब तक पहुंचेंगे, या कभी पहुंचेंगे भी, या फिर मेरी पूरी जिंदगी इस भूतिया घाटी में ही गुजरने वाली है? रणविजय कुछ नाराजगी भरे शब्दों में बग्घी वाले से बोला। हालांकि भेड़ियों की आवाजें बीच बीच में अब भी सुनाई दे रही थी, पर कुछ देर तक सफर शांति से चलता रहा। फिर कुछ देर बाद
बादलों के बीच से चांद निकल आया अपने पूरे आकार में। पर तभी न जाने कहां से अचानक भेड़ियों की गुर्राहटें सुनाई देने लगी। बग्घी अचानक थम गई और घोड़े बहुत जोर जोर से हिनहिनाने लगे। घोड़े दहशत में हिनहिनाते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। रणविजय ने माजरा जानने के लिए सामने की ओर झांका तो वह कांप गया। सैकड़ों भेड़िए बग्घी को चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे। उनके सभी के मुंह चांद की ओर थे और वह सभी अजीब आवाज में हुंकार रहे थे। उनकी इस हुंकार से पूरी घाटी कहां गई थी। इस भरी सर्दी में भी रणविजय के कानों के पास से पसीने की धार बह रही थी। उसे लग रहा था जैसे अभी ये सभी भेड़िए एक साथ बग्घी पर टूट पड़ेंगे और सब कुछ खत्म। पर बग्घी वाले को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। वह आराम से बग्घी से उतरा और भेड़ियों के बीच जाकर बड़बड़ाते हुए इस प्रकार इशारे करने लगा जैसे वह सर्कस का रिंग मास्टर हो या वो जैसे रास्ते से प्रेत आत्माओं को हटा रहा हो। बस कुछ ही पल और फिर भेड़िए जैसे आए थे वैसे ही वापस चले भी गए। बग्घी वाला फिर से कोच पर सवार हो गया। घोड़े शांत हो गए और बग्घी फिर चल पड़ी। रणविजय मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, अगर मौत भी देना तो इस तरह की मत देना। आगे का रास्ता चढ़ाई वाला था, इसलिए घोड़े आराम से चल रहे थे। ऐसी भयानक यात्रा के बाद जब कुछ पल शांति के मिले तो रणविजय की आंख लग गई और फिर जब उसकी आंख खुली तो बग्घी एक पुराने से महल के आगे खड़ी थी। उसने देखा कि बग्घी वाला घोड़ों को बांध रहा था। महल की खिड़कियों से रोशनी की कोई झलक नहीं आ रही थी। रणविजय ने महल की उजड़ी सी बाउंड्री वॉल पर एक नजर डाली। हे भगवान, आखिर मंजिल आ ही गई। काफी बड़ा महल है। महल के सामने से गोल चक्कर से निकलते हुए कई रास्ते हैं। आओसा, आ गया रत्नागढ़ महल। बग्घी वाला अपनी अजीब सी आवाज में रणविजय से बोला। जब बग्घी वाले ने रणविजय की बांह पकड़कर उसे बग्घी से उतरने में सहायता की तो एक बार फिर रणविजय को बग्घी वाले की पंजों की ताकत का एहसास हुआ। लगभग पूरी रात का सफर था। उफ, ये सर्दी ऐसे में गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई दिख भी तो नहीं रहा। वैसे क्या प्रॉपर्टी है। अगर वक्त और मौसम की मार से इसकी ऐसी हालत ना हुई होती तो बग्घी वाले को बोलता हूं। मालिक को बुलाने की रणविजय मन ही मन बुदबुदाते हुए जा रहा था। अरे भाई सुनो तो, अजीब पागल है। फटाक से गायब भी हो गया। रणविजय बोला, अब किसको आवाज दूं? कोई दिख भी नहीं रहा और नॉक करूं भी तो इतने बड़े महल में कौन सा दरवाजा नॉक करूं? रणविजय खुद से ही बोले जा रहा था। रणविजय समझ नहीं पा रहा था कि अब वो आगे क्या करे। उसका इंतजार एक बार फिर डर में बदलता जा रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। लगता है कोई आ रहा है। थैंक गॉड। यकीन नहीं हो रहा कि वह भयानक सफर खत्म हो गया। रणविजय मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता जा रहा था। आवाज सुनते ही वह दरवाजे तक पहुंचा और फिर दरवाजा खुला। सामने उसका क्लाइंट था, डैनी डिकोस्टा। अधपकी दाढ़ी, काले ओवरकोट में जरूरत से ज्यादा लंबा, चौड़े कंधे पर बदन में शायद ही कहीं हड्डियां न दिखती हो और गड्ढे में फंसी सुर्ख आंखों की जोड़ी। रणविजय को सामने पाकर उसमें अजीब सी मुस्कुराहट में हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम टू रत्नागढ़ पैलेस माय फ्रेंड। रत्नागढ़ पैलेस में तुम्हारा स्वागत है। प्लीज कम। इसे अपना ही घर समझो। डैनी रणविजय का स्वागत करते हुए बोला। जी, आप ठीक तो है ना? रणविजय बोला, बिल्कुल ठीक, मुझे कभी कुछ नहीं होता, डैनी ने जवाब दिया। डैनी से हाथ मिलाते हुए रणविजय को फिर से एक बार उसे दर्द का एहसास हुआ। डैनी के हाथ भी बग्घी वाले के हाथों की तरह सख्त और चट्टान की तरह मजबूत थे। आप ही हैं मिस्टर डैनी? रणविजय ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं ही हूं आपका क्लाइंट, डैनी डिकोस्टा। आइए, बाहर बहुत सर्दी है। लाइए, अपना सामान मुझे दीजिए, डैनी ने रणविजय से कहा। अरे रहने दीजिए, मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूं, रणविजय ने डैनी को रोकते हुए कहा। नहीं, आप हमारे मेहमान हैं और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है तो कोई नौकर भी नहीं है यहाँ, और आप लंबे सफर से आए हैं तो थके हुए होंगे। साथ ही
मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कोई तकलीफ ना होने दूं, नहीं तो आप मेरा पेथी काम होने से पहले ही भाग जाएंगे। है सो प्लीज गिव मी और डैनी। रणविजय को एक कमरे में ले जाता है और फायर पैलेस में आग जलाते हुए हैं। बोलता है कि यह फायर पैलेस इस कमरे को ठंडा होने नहीं देता है, आप बैठिए, मैं आपका कॉट उतारने में आपकी सहायता करता हूं। अरे रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा, आप तकलीफ ना लीजिए। रणविजय बोला, इसमें तकलीफ कैसी, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा फर्ज है, डैनी ने कहा। वे दोनों लंबी घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए गलियारों में गुजरते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं तो कमरे में पहुंचकर रणविजय को काफी आराम मिला। जब डैनी रणविजय को छोड़कर गया तो उसने एक नजर कमरे पर डाली। दिसंबर की सर्दियों में फायर पैलेस की गर्मी खिड़कियां पर भारी मखमली पर्दे थे, बेशकीमती फर्नीचर, कमरे की हर चीज से रईसी टपक रही थी। रणविजय अभी एक एक चीज को आराम से देख रहा था कि डैनी एक बार फिर लौटा। प्लीज कम दिस वे माय फ्रेंड, आप सफर से थके होंगे, ऐसे में आपको अपने कमरे का कंफर्ट चाहिए होगा। गुनगुने पानी वाले बाथ टब में बैठेंगे तो थकान कम हो जाएगी, डैनी ने रणविजय से आग्रह किया। जब रणविजय डैनी के पीछे पीछे जा रहा था तो उसके कान में उसी होटल वाली बुढ़िया के शब्द गूंजे। दिन नहीं रात सा रात माघ की, पूर्णमासी है आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पर उतरे सा। और उसने सोचा कि ठीक है कि भी ये पूर्णमासी की रात है और रत्नागढ़ का यह किला भी काली घाटी के इलाके में ही पड़ता है, पर ऐसे शानदार महल में ऐसे जेनरस होस्ट के होते हुए आखिर उसे हो क्या सकता था। दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे कहानी के आगे के भाग बनाने में आत्मविश्वास प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो मुझे कमेंट में बताएं, हो सकता है अगले वीडियो में आपका नाम आए। दोस्तों, सभी भाग का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।